चलिए सर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे पास स्टेप 3 है, दैट इज डिटरमाइन द ट्रांजिशन प्राइस। सर ट्रांजिशन प्राइस के हवाले से मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि ट्रांजिशन प्राइस इज नॉट द स्टेटेड कंसीडरेशन, ट्रांजिशन प्राइस इज नॉट द स्टेटेड कंसीडरेशन बट इट इज एन एक्सपेक्टेड कंसीडरेशन जो कि आप अपने कस्टमर से रिकवर, आप जो कि आप अपने कस्टमर से एक्सपेक्ट करते हो कि आप रिकवर कर लोगे। एक कॉन्ट्रैक्ट में क्या कॉन्ट्रैक्ट प्राइस रिटन है, कॉन्ट्रैक्ट में क्या ट्रांजिशन प्राइस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस रिटन है। जरूरी नहीं है कि ये ट्रांजिशन प्राइस हो, बल्कि जो अमाउंट जो प्राइस आप सामने वाले से समझते हो कि आप रिकवर कर सकोगे, ये आपके कॉन्ट्रैक्ट की ट्रांजिशन प्राइस है। तो कहता है ट्रांजिशन प्राइस इज द अमाउंट ऑफ कंसीडरेशन एन एंटिटी एक्सपेक्ट्स टू बी एंटाइटल्ड इन एक्सचेंज फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज, नॉट अमाउंट कलेक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ थर्ड पार्टीज। सर ट्रांजिशन प्राइस में आप वो अमाउंट शामिल नहीं करोगे जो कि आपने किसी थर्ड पार्टी के बिहाफ पे कलेक्ट किया, और इसकी मोस्ट कॉमन एग्जांपल होगी सेल्स टैक्स। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं 100 रुपए के गुड्स सेल्स करके उस पे 17 रुपए का सेल्स टैक्स चार्ज कर रहा हूं, तो मैं शायद अपने कस्टमर से 117 रिकवर कर रहा हूं, लेकिन मेरे लिए ट्रांजिशन प्राइस सिर्फ 100 रुपए, रीजन बीइंग के जो मैंने 17 रुपए का सेल्स टैक्स रिकवर किया वो मेरी इनकम नहीं है, वो मैंने अल्टीमेटली गवर्नमेंट को पे करना है। अब ट्रांजिशन प्राइस में चार चीजें आएंगी जो कि आपकी ट्रांजिशन प्राइस के अंदर कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट्स क्रिएट कर रही होंगी, यानी कि हम चार एरियाज को यहाँ पे कवर कर रहे होंगे। ट्रांजिशन प्राइस में बी अफेक्टेड बाय द नेचर, टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ कंसीडरेशन। Consider the following. Number 1, non-cash consideration. Number 2, significant financing component. Number 3, consideration payable to the customer. And number 4, variable consideration. ये चार चीजें ऐसी हैं जो कि आपके कॉन्ट्रैक्ट की ट्रांजिशन प्राइस को डिटरमाइन करने में आपकी हेल्प करेगी, ट्रांजिशन प्राइस को डिटरमाइन करने में अकॉर्डिंगली अपना कोई ना कोई इंपैक्ट, कोई ना कोई रोल प्ले कर रही होगी। सबसे पहले बात करते हैं सर नॉन कैश कंसिडरेशन पे। सर नॉन कैश कंसिडरेशन के केस में आसान सी बात कि अगर आपकी कॉन्ट्रैक्ट में कोई कंसीडरेशन इन काइंड है, कोई नॉन मॉनेटरी कंसीडरेशन है, तो इस केस में आप अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड करोगे। इस केस में आपके कॉन्ट्रैक्ट की ट्रांजैक्शन प्राइस होगी ओपन मार्केट प्राइस ऑफ द नॉन कैश कंसीडरेशन, ओपन मार्केट प्राइस ऑफ द नॉन कैश कंसीडरेशन। और अगर ओपन मार्केट प्राइस ऑफ द नॉन कैश कंसीडरेशन अवेलेबल ना हो तो फिर आप अपनी रेवेन्यू रिकॉग्निशन के लिए गुड्स एंड सर्विसेज की फेयर मार्केट वैल्यू यूज करोगे। फॉर एग्जांपल कि आपने किसी कस्टमर को कोई गुड्स एंड सर्विसेज दिए, बदले में वो आपको कोई नॉन कैश कंसीडरेशन, बदले में कोई आपको नॉन मॉनेटरी कंसीडरेशन दे रहा है, तो रेवेन्यू को रिकॉर्ड करने की सबसे पहली बेसिस होगी जो आपको नॉन कैश, जो आपको नॉन मॉनेटरी, जो आपको कंसीडरेशन इन काइंड मिल रही है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू। अगर नॉन कैश कंसीडरेशन की फेयर मार्केट वैल्यू अवेलेबल ना हो तो फिर आपने जो गुड्स एंड सर्विसेज कस्टमर को प्रोवाइड करे उसकी स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस की बेसिस पर आप अपना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर रहे होंगे। तो बहुत आसान सी बात, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट। इस पे एक दो प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं। अगर हम अपने पास IFRS 9 के प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 9 पर आए, अगर हम अपने पास IFRS 9 के प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 9 पर आए, कहता है AX Limited decides to take a contract to perform consultancy services that would normally be valued at rupees 50,000. AXL determines that the services is a single performance obligation. Customer, that is company B, agree to pay 1,000 shares of company upon completion of the services. Both accept the contract on 1st January 2017 when the shares are valued at rupees 50 per share. On 1st February 2017, AXL completes the services when the shares are valued at rupees 52 a share. सर एक कंपनी है AX लिमिटेड, उसने एक कस्टमर बी के साथ कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करने का कॉन्ट्रैक्ट करा। आम हालात में ये जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है इसकी फी चार्ज की जाती है 50,000, लेकिन हमारे कस्टमर के साथ अरेंजमेंट ये हुआ है कि वो हमें अपनी कंपनी के 1000 शेयर्स इशू करेगा। कह रहे कॉन्ट्रैक्ट हमारा इनिशिएट हुआ, एग्री हुआ 1 जनवरी पे, तब शेयर्स की वैल्यू 50 रुपए थी और हमारा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ, सर्विसेज प्रोवाइड हुई 1 महीने बाद, तो 1 महीने बाद शेयर्स की वैल्यू 52 हो गई है। हाउ मच रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड? सर 52,000 ना, क्योंकि 1 महीने बाद जब आपको नॉन कैश कंसीडरेशन मिल रही है और कंप्लीशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, तो आपकी नॉन कैश कंसीडरेशन की फेयर मार्केट वैल्यू 52 है ना, तो हम अपना रेवेन्यू भी 52 से ही रिकॉर्ड कर रहे होंगे। बहुत आसान सी, बहुत सादा सी जनरलिटी बन जाएगी हमारे पास। आगे बढ़ते हैं सर। सॉरी सर, इस सवाल की अगर मैं सिंपल सी आसान सी जनरलिटी बनाऊं, स्टेप 3 देख रहे हैं, दैट इज डिटरमाइन द ट्रांजिशन प्राइस। सर जब हमने 1 जनवरी पे कॉन्ट्रैक्ट करा तो सर्विसेज की फीस है 50,000 रुपए, कस्टमर ने हमें 1000 शेयर देने का वादा करा और शेयर्स की वैल्यू 50 रुपए।
लेकिन जब हमने सर्विसेज प्रोवाइड करी तो 1 महीने बाद जब हमने शेयर्स मिले उस वक्त शेयर्स की वैल्यू कितनी हो गई है 52। तो हमारे पास रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा फर्स्ट फेब पे, दैट इज इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स डेबिट और रेवेन्यू पीएनएल में क्रेडिट, दैट इज 52 मल्टीप्लाई बाय 1000। नेक्स्ट सवाल पे आता हूं, इसे कॉपी करें। आगे बढ़ते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 10 पर आए। क्वेश्चन नंबर 10, an entity entered into a contract with the customer to provide consultancy services for 1 month. The contract is signed on 1st January 2018 and work began immediately. In exchange for these services, customer promises to pay 100 equity shares per week of services. That is a total of 400 shares for the contract. The terms of the contract requires that share must be paid upon successful completion of each week of services. एक कस्टमर के साथ एक सर्विस कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कंसल्टेंसी सर्विसेज का 1 महीने तक। 1 जनवरी 2018 में कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ और काम स्टार्ट हो गया। सर कस्टमर हमें हर हफ्ते के आखिर में 100 शेयर्स देगा, यानी कि टोटल 400 शेयर्स दे रहा होगा। और कॉन्ट्रैक्ट में ये बात स्पेसिफाइड है, जब हर हफ्ते की सर्विस प्रोवाइड की जाएगी तो हर हफ्ते के आखिर में शेयर्स इशू किए जाएंगे। The fair value of 100 shares that are received upon completion of each week of services are as follow. जनवरी के पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे हफ्ते के आखिर की इन्होंने शेयर प्राइस दी है 52, 53, 57 और 58। जनरलाइज द अबव। सर बहुत आसान सा सवाल है, खुद ही मैनेज कर ले इसे। सर आसान सी 4 एंट्री बन जाएगी सवाल में हर वीकेंड पे। तो हमारे पास फर्स्ट वीक of January, set equity investments debit, revenue credit 100 शेयर्स और पहले हफ्ते के आखिर में शेयर्स की वैल्यू कितनी है 50। इसी तरह दूसरे हफ्ते के आखिर में, तीसरे हफ्ते के आखिर में, चौथे हफ्ते के आखिर में सेम एंट्री बन रही होगी, लेकिन एंट्री 5000 से नहीं, दूसरे हफ्ते के आखिर में 5300, तीसरे हफ्ते के आखिर में 5700, चौथे हफ्ते के आखिर में 5800। सिंपल हमारी एंट्री बन रही है। ओके, तो ये हमारे पास एक बहुत आसान सा कांसेप्ट था, दैट इज नॉन कैश कंसीडरेशन। यानी कि अगर कस्टमर से हमें कोई नॉन कैश कंसीडरेशन मिल रही है, सर पहली प्रायोरिटी होगी कि हम इसे रिकॉर्ड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ नॉन कैश कंसीडरेशन। अगर नॉन कैश कंसीडरेशन की फेयर मार्केट वैल्यू अवेलेबल ना हो तो फिर हम जो कस्टमर को गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी फेयर मार्केट वैल्यू की बेसिस पे, उस गुड्स एंड सर्विसेज की फेयर मार्केट वैल्यू की बेसिस पे उसे अकाउंट फॉर कर रहे हैं। ओके, कॉपी करें तो फिर हम अगले एरिया पर आते हैं।